कल्पना कीजिए एक 12 साल के बच्चे की जो जीवन है कभी भी स्कूल के दरवाजे तक नहीं गया है। हम्म ये सोचना ही काफी दुखद है। बिल्कुल। आप सोचिए कि देश में एक नया कानून बनता है जो कहता है कि इस बच्चे को पहली कक्षा में एबीसीडी सीखने के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं बैठाया जाएगा। बल्कि उसकी उम्र के हिसाब से उसे सीधे 7वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। पहली बार सुनने में ये शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं अजीब जोखिम लगता है ना? जाहिर है, एक बच्चा जिसने कभी पेंसिल नहीं पकड़ी वो सीधे 7वीं के पाठ्यक्रम का सामना कैसे करेगा, ये सवाल तो उठता ही है। लेकिन 2009 में भारत ने ठीक ऐसा ही किया। तो हमारे आज के इस डीप डाइव में या कहें गहन अध्ययन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम जिन दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं उन्होंने वाकई भारत की शिक्षा व्यवस्था की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। एकदम सही कहा। आज के हमारे स्रोत शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई 2009 पर आधारित कुछ बेहद विस्तृत और तथ्यात्मक दस्तावेज हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा मिशन ही ये समझना है कि कैसे भारत जैसे विशाल और जटिल देश में शिक्षा, दान या किसी की सुविधा की श्रेणी से निकलकर एक गैर पराक्रम्य यानी जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, ऐसा मौलिक अधिकार बन गई। एक फंडामेंटल राइट। हाँ, इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सामाजिक और शैक्षिक प्रयोग क्यों कहा जाता है? चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। अगर हम केवल इसके आकार की बात करें तो स्रोतों के मुताबिक ये 7 अध्याय, 38 धाराओं और एक अनुसूची का एक विशाल कानूनी ढांचा है। और इस बदलाव की अहमियत तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक हम ये न समझें कि ये सिर्फ रातों रात कागज पर लिखा गया कोई आदेश नहीं था। हाँ, मतलब इसका भी एक इतिहास रहा होगा। इस सदियों के लंबे संघर्ष, अनगिनत बहसों और सामाजिक बदलाव की उस धीमी लेकिन मजबूत प्रक्रिया का परिणाम है जिसने ये तय किया कि ज्ञान पर किसी एक वर्ग का एकाधिकार नहीं हो सकता। सही बात है। ये कानून सिर्फ नीतियां नहीं बनाता, बल्कि ये हर उस बच्चे के लिए एक कानूनी ढाल है जिसे कभी किसी भी बहाने से स्कूल के दरवाजे से वापस लौटा दिया गया था। और अगर हम इन दस्तावेजों में इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो ये यात्रा हमें बहुत पीछे ले जाती है। मतलब कानून तो 2009 में बना, लेकिन इसकी जड़ें 1893 में बड़ौदा राज्य तक जाती हैं। अरे हाँ, सयाजीराव गायकवाड़ वाला फैसला। बिल्कुल। उन्होंने अमरेली में पहली बार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। फिर 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश राज के दौरान शिक्षा को अनिवार्य बनाने का पहला विधायी प्रयास किया था, जिन्हें अक्सर आरटीई का जनक भी कहा जाता है। हाँ, सही कहा। ब्रिटिश सरकार ने जाहिर तौर पर इसे खारिज कर दिया था क्योंकि एक शिक्षित भारतीय आबादी उनके औपनिवेशिक हितों के खिलाफ थी। लेकिन ये देखकर हैरानी होती है कि आज जो अधिकार हमारे पास हैं, उसका बीज एक सदी से भी पहले बोया गया था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये यात्रा एक राजा के आदेश और एक स्वतंत्रता सेनानी की मांग से शुरू होकर आजाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ, दशकों तक हमारे संविधान में शिक्षा केवल एक नीति निर्देशक तत्व थी। यानी ये एक अच्छा विचार था, सरकार को ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आप उसे अदालत में नहीं घसीट सकते थे। मतलब कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। एकदम सही। लेकिन असली गेम चेंजर था 1993 का सुप्रीम कोर्ट का उन्नीकृष्णन केस का ऐतिहासिक फैसला। उस फैसले में ऐसा क्या खास था जिसने नीति को अधिकार में बदल दिया? अदालत ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा कोई विलासिता या सुविधा नहीं है। उन्होंने इसे सीधे अनुच्छेद 21 यानी जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया। अरे वाह! अदालत का तर्क बहुत सीधा था। बिना शिक्षा के एक गरिमापूर्ण जीवन की कल्पना कैसे की जा सकती है? एक निरक्षर व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करेगा? इस एक फैसले ने शिक्षा को राज्य की इच्छा से हटाकर उसकी मजबूरी बना दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था और इसी फैसले ने उस बड़े संवैधानिक बदलाव की नींव रखी जिसे हम 2002 के 86वें संविधान संशोधन के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे एक त्रिकोणीय संवैधानिक ढांचा बताते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक 3 पैरों वाले स्टूल की कल्पना कर रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर हम इस ढांचे को एक स्टूल माने तो इसका पहला पैर है नया जोड़ा गया अनुच्छेद 21A, जो राज्य की सीधी कानूनी जिम्मेदारी तय करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले।
पहला पैर राज्य की जिम्मेदारी। हाँ, दूसरा पैर है अनुच्छेद 45, जो कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों यानी प्री स्कूल वाले बच्चों की देखभाल राज्य करेगा। और तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प पैर है माता पिता का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51A का 11वां कर्तव्य है ना। बिल्कुल, कानून कहता है कि माता पिता की भी ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। ये त्रिकोणीय ढांचा बहुत सोच समझकर बनाया गया था, क्योंकि देखिए, अधिकार केवल संसद के आदेश से जमीन पर लागू नहीं होते। सही बात है। अगर राज्य स्कूल बना दे लेकिन माता पिता बच्चे को काम पर भेजें तो शिक्षा कैसे मिलेगी? इसलिए राज्य, नीति और नागरिक तीनों को एक ही धागे में पिरोया गया। एक परफेक्ट बैलेंस। हाँ, और इसी स्टूल को जमीन पर मजबूती से टिकाने के लिए, यानी इस संवैधानिक वादे को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का जन्म हुआ। लेकिन कागज से जमीन तक का ये सफर आसान नहीं था, है ना। 2002 में संविधान में बदलाव हुआ और कानून को बनते बनते 2009 आ गया। 7 साल लग गए। हाँ, स्रोतों के अनुसार भारत के 60वें गणतंत्र वर्ष में ये 35वां अधिनियम था। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, 4 अगस्त को लोकसभा और 26 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अंततः 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हुआ। बस एक अपवाद था शुरुआत में। हाँ, एक तकनीकी बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि शुरुआत में जम्मू कश्मीर इसके दायरे से बाहर था और ये धार्मिक शिक्षण संस्थानों जैसे मदरसों या वैदिक पाठशालाओं पर भी लागू नहीं होता। बिल्कुल, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ आते हैं उस बात पर जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। एक 12 साल का ड्रॉप आउट बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया। हाँ। धारा 4 का प्रावधान। उसे सीधे 7वीं कक्षा में बिठाने का क्या लॉजिक है? मतलब मुफ्त शिक्षा तो ठीक है, लेकिन क्या वो बच्चा वहां टिक पाएगा? मनोवैज्ञानिक रूप से ये तो उस बच्चे के लिए बहुत अजीब स्थिति होगी। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और कानून बनाने वालों के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान समझिए। अच्छा। अगर एक 12 साल के लड़के को आप 6 साल के बच्चों के साथ पहली कक्षा में बैठाएंगे तो वो हीन भावना का शिकार होगा, वो शर्मिंदगी महसूस करेगा और बहुत मुमकिन है कि वो कुछ ही दिनों में स्कूल छोड़ दे। ये तो है। इसलिए कानून की धारा 4 में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य बच्चे को सिस्टम में वापस लाना है, उसे उसके अतीत के लिए शर्मिंदा करना नहीं। लेकिन जो पढ़ाई वो पीछे छोड़ चुका है उसका क्या? 7वीं कक्षा की गणित वो कैसे समझेगा? यहीं पर ब्रिज कोर्सेज यानी विशेष प्रशिक्षण की भूमिका आती है। ओहो, ब्रिज कोर्सेज। हाँ, कानून ये जिम्मेदारी स्कूल और शिक्षकों पर डालता है कि वे उस बच्चे को अतिरिक्त समय और ट्रेनिंग देकर बाकी बच्चों के स्तर तक लाएं। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी व्यवहारिक बाधा को हटाया गया। क्या? धारा 5 के तहत ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टीसी का मुद्दा। अरे हाँ, टीसी के नाम पर तो बच्चों को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। मैंने खुद ऐसे कई मामले देखे हैं। बिल्कुल, पहले स्कूल टीसी देने में आनाकानी करते थे या फीस बकाए के नाम पर टीसी रोक लेते थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई हमेशा के लिए छूट जाती थी। ये तो बहुत आम था। इस कानून ने साफ कर दिया कि टीसी मांगने पर तुरंत दी जाएगी बिना किसी रोक टोक के। अगर कोई स्कूल टीसी नहीं देता है तो भी बच्चे को नए स्कूल में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। एकदम। ये सिस्टम को बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करने की बात है, न कि बच्चे को सिस्टम के हिसाब से। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अब बच्चे तो तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन ये स्कूल होंगे कहाँ और इनका खर्च कौन उठाएगा? बुनियादी ढांचा और फंडिंग। हाँ, हमारे दस्तावेज बताते हैं कि ढांचागत नियम बहुत स्पष्ट हैं। धारा 6 के तहत प्राथमिक विद्यालय बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में और उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। यानी शिक्षा बच्चे के दरवाजे तक जाएगी। बिल्कुल, मतलब स्कूल चलकर बच्चों के पास जाएगा। बच्चे मीलों पैदल चलकर स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन जाहिर है, इतने सारे स्कूल बनाने और चलाने का एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ होगा, जो कि धारा 7 में बताया गया है। हाँ, कागजों में जो वित्तीय बंटवारा है वो मुझे एक जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था जैसा लगता है। वो कैसे? देखिए, जब परिवार में कोई बड़ा खर्च आता है तो मुखिया और बाकी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं ताकि कोई भी पैसे की कमी का बहाना न बना सके। इस कानून में भी केंद्र और राज्य के बीच 60-40 का वित्तीय बंटवारा तय किया गया। जैसे किसी बड़े स्टार्टअप में निवेशकों के बीच शेयरिंग मॉडल होता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही।
और ये बंटवारा जरूरी था क्योंकि भारत में राज्य अक्सर बजट की कमी का तर्क देते हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि सिर्फ पैसे, ईंट और गारे से स्कूल नहीं चलते। तो फिर किससे चलते हैं? स्कूल चलते हैं जवाबदेही से, और ये जवाबदेही समुदाय के बिना नहीं आ सकती। इसलिए कानून की धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी का गठन अनिवार्य किया गया। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इस समिति में 75% सदस्य अभिभावक होंगे और 50% महिलाएं होंगी। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम था। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों? व्यवहारिक रूप से सोचिए, जो माता पिता खुद कभी स्कूल नहीं गए, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों से आते हैं, वे एक पढ़े लिखे प्रिंसिपल से स्कूल के बजट पर सवाल कैसे करेंगे? क्या ये कागज पर अच्छा दिखने वाला लेकिन जमीन पर विफल होने वाला विचार नहीं है? शुरुआत में ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया था, लेकिन ये सिर्फ एक समिति नहीं है, ये शिक्षा के विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। कैसे? कानून ये नहीं कहता कि अभिभावकों को अकाउंटेंट बनना है। ये केवल एक मंच प्रदान करता है जहां अभिभावक सवाल पूछ सकते हैं कि शिक्षक स्कूल आ रहे हैं या नहीं, मिड डे मील का राशन सही आ रहा है या नहीं, स्कूल की दीवार क्यों टूटी हुई है। रोजमर्रा की चीजें। बिल्कुल। जब एक समूह में 75% अभिभावक होते हैं तो एक सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग की ताकत पैदा होती है। जो माता पिता कल तक स्कूल के गेट के अंदर जाने से डरते थे, कानून ने उन्हें उस स्कूल की ऑडिटिंग का अधिकार दे दिया। ये तो है। हाँ, इसमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है और कई एनजीओज इस दिशा में काम भी करते हैं, लेकिन शक्ति का ये हस्तांतरण अपने आप में क्रांतिकारी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और अभिभावकों की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी उठता है। हाँ, धारा 12 की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। क्या इस देश के बच्चों को पढ़ाने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? इस कानून का वो हिस्सा जिसने सच में भूचाल ला दिया वो था निजी स्कूलों में दुर्बल और असुविधाग्रस्त वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों का आरक्षण। और यही वो बिंदु था जिस पर सबसे ज्यादा सामाजिक और कानूनी विवाद हुआ। जाहिर है, प्राइवेट स्कूल इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं। कई एलीट प्राइवेट स्कूलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि सरकार अपनी विफलता का बोझ प्राइवेट सेक्टर पर क्यों डाल रही है। उनका अपना नजरिया था। हाँ, लेकिन कानून का नजरिया अलग था। इस 25% नियम का मतलब सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, ये समाज को एक साथ लाने की पहल है। इसका उद्देश्य है कि एक ही क्लासरूम में, एक ही बेंच पर एक संभ्रांत परिवार का बच्चा और एक वंचित वर्ग का बच्चा साथ बैठ के पढ़ें। वाह! ये सामाजिक भेदभाव और वर्ग भेद को बचपन से ही खत्म करने का एक प्रयास है, और स्कूलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार उन्हें एक तय राशि वापस भी करती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल तो एडमिशन में आनाकानी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए जो कड़े नियम बनाए हैं वे सच में चौंकाने वाले हैं। धारा 13, 14 और 15। हाँ, कोई कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं लिया जा सकता। अगर लिया गया तो स्कूल को ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना भरना होगा। 10 गुना, जो कि बहुत बड़ी रकम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, प्रवेश के लिए बच्चों या माता पिता का कोई इंटरव्यू या स्क्रीनिंग नहीं हो सकती। अगर ऐसा किया गया तो पहली बार में 25,000 और दूसरी बार में 50,000 रुपए का जुर्माना है। बिल्कुल सख्त नियम। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र न होने पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब जो दीवारें पहले संभ्रांत स्कूलों के बाहर खड़ी थी, इस कानून ने उन सब पर बुलडोजर चला दिया है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, स्क्रीनिंग या इंटरव्यू का लॉजिक ही क्या है एक 5 साल के बच्चे के लिए? आप उसकी क्या योग्यता जांचेंगे? सही बात है। एक 5 साल का बच्चा क्या ही जवाब देगा? असल में वे बच्चे का नहीं, माता पिता की आर्थिक और सामाजिक हैसियत का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ये सख्त नियम इस बात की गारंटी देते हैं कि प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो। तो अब तक हमने बच्चे को स्कूल के अंदर तो पहुंचा दिया, लेकिन असली कहानी तो क्लासरूम के अंदर शुरू होती है। बिल्कुल। बच्चा अंदर महसूस कैसा करता है? एक बार जब दरवाजा बंद होता है तो स्कूल के अंदर का माहौल कैसा होगा? स्रोत हमें बताते हैं कि बाल अधिकारों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। धारा 16 और 17। हाँ, शारीरिक दंड यानी किसी भी प्रकार की मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित किया गया। क्योंकि स्कूल एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए। अगर बच्चा डर के साए में है तो वो कभी सीख नहीं सकता। बिल्कुल।
हालांकि यहाँ स्रोतों में बहुत बड़ा डिबेट भी नजर आता है। नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी किसी भी बच्चे को 8वीं कक्षा तक फेल ना करने का नियम। ओहो, ये तो बहुत विवादास्पद रहा है। हाँ, जब ये कानून लागू हुआ था तब ये नियम इसका एक बड़ा हिस्सा था। इसका उद्देश्य था कि बच्चे फेल होने के डर से स्कूल न छोड़ें। लेकिन शिक्षाविदों ने इसका भारी विरोध किया। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क था कि इससे पढ़ाई का स्तर गिर रहा है। बच्चे बिना कुछ सीखे 8वीं पास कर रहे हैं और फिर 9वीं में जाकर एक साथ फेल हो रहे हैं। ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा था जिसमें दोनों पक्षों के पास मजबूत तर्क थे। एक तरफ बच्चे का आत्मविश्वास था तो दूसरी तरफ शिक्षा की गुणवत्ता। इसी बहस के नतीजे के रूप में 2019 में एक अहम संशोधन किया गया। हाँ, ये तीसरा संशोधन था। इस नए बदलाव के तहत राज्यों को ये अधिकार दिया गया कि वे 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा तो जरूरी है। यदि बच्चा फेल होता है तो उसे अतिरिक्त पढ़ाई करवाकर फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर वो फिर भी फेल होता है तो अब उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। ये दिखाता है कि ये कानून जमीनी हकीकत के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। और गुणवत्ता की बात करें तो वो सिर्फ परीक्षा से नहीं आती, वो आती है शिक्षक और छात्र के बीच के रिश्ते से। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि एक शिक्षक के पास कितने छात्र हैं। इसी को द गोल्डन मैट्रिक्स या छात्र शिक्षक अनुपात यानी PTR कहा जाता है। हाँ, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 पर यह अनुपात 30:1 तय किया गया है। हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक। और उच्च प्राथमिक पर 35:1। इतना ही नहीं, अगर किसी स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहां 5 शिक्षकों के साथ एक अतिरिक्त पूर्णकालिक हेड टीचर का होना भी अनिवार्य है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। यदि एक कक्षा में 60 बच्चे होंगे तो शिक्षक सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करने वाला एक मैनेजर बनकर रह जाएगा। वो पढ़ाएगा कब? सही बात है, शोर ही शांत कराता रह जाएगा। 30:1 का नियम सुनिश्चित करता है कि शिक्षक हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे सके। लेकिन इस सब के बीच शिक्षकों पर भी कुछ स्पष्ट नियम लागू किए गए। बिल्कुल, शिक्षकों के लिए अनिवार्य कार्यघंटे तय किए गए, प्रति सप्ताह 45 घंटे, जिसमें उनकी तैयारी का समय भी शामिल है। और मुझे जो बात सबसे अहम लगी वो है गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक, जो कि धारा 27 में है। ये बहुत जरूरी था भारत के संदर्भ में। हाँ, भारत में एक लंबे समय तक सरकारी शिक्षकों को पल्स पोलियो से लेकर राशन कार्ड बनाने तक हर काम में झोंक दिया जाता था। इस कानून ने इसे रोक दिया। बिल्कुल। अब शिक्षकों को केवल 3 गैर शैक्षणिक कामों में लगाया जा सकता है: चुनाव ड्यूटी, दशकीय जनगणना और आपदा राहत। इसके अलावा धारा 28 के तहत सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग चलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। ये प्राइवेट ट्यूशन वाली रोक बहुत जरूरी थी। ये सीधे तौर पर हितों के टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर एक सरकारी शिक्षक स्कूल के बाद प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है तो उसका पूरा ध्यान वहां केंद्रित हो जाता है, क्योंकि वहां से उसे अतिरिक्त पैसा मिलता है। जाहिर है। फिर वो स्कूल में अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगाता। ये नियम सुनिश्चित करता है कि शिक्षक अपना 100% स्कूल के बच्चों को ही दे। अब जब हम इन सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये भी याद रखना होगा कि कोई भी कानून अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कानून तो एक जीवित दस्तावेज होता है। समय बदलता है, नई चुनौतियां सामने आती हैं और इसलिए कानूनों को भी निरंतर विकसित होना पड़ता है। शिक्षा के इस अधिकार ने भी खुद को समय के साथ अद्यतन किया है। और इसके संशोधनों की क्रोनोलॉजी ये साबित करती है। 2012 में जो पहला संशोधन हुआ उसने कानून को और अधिक मानवीय बना दिया। निःशक्तजन बालकों वाला संशोधन। हाँ, CWSN यानी विशेष जरूरतों वाले बच्चे, उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से पूरी तरह जोड़ा गया। जो बच्चे गंभीर रूप से दिव्यांग हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया कि वे घर पर रहकर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये दिखाता है कि राज्य सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े बच्चे की भी अनदेखी नहीं कर रहा है। और ये विकास यात्रा वहीं नहीं रुकी। 2022 में जो चौथा संशोधन हुआ वो इसका एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों का अनुपात तय किया गया। हाँ, ये हाल ही का बदलाव है। प्राथमिक स्तर पर हर 10 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक और उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक।
ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इन बच्चों को सिर्फ दाखिले की नहीं, बल्कि उस विशेषज्ञ मार्गदर्शन की जरूरत होती है जो एक सामान्य शिक्षक शायद न दे पाए। बिल्कुल सही। लेकिन इतने बड़े देश में, जहां लाखों स्कूल हैं, नियम तो टूटेंगे ही। अगर किसी बच्चे का एडमिशन रोका जाता है या उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो इसकी निगरानी कौन करेगा? इसी जवाबदेही को तय करने के लिए धारा 31 के तहत निगरानी तंत्र बनाया गया। बच्चों के इन अधिकारों की निरंतर निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR और SCPCR को दी गई है। एक मॉनिटरिंग बॉडी। हाँ, और ये सिर्फ हवा में नहीं है। धारा 32 स्पष्ट कहती है कि यदि कोई शिकायत मिलती है तो उसे स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा और 3 महीने के भीतर उसका निवारण करना अनिवार्य होगा। ये एक समयबद्ध जवाबदेही तय करता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम इस पूरे विशाल कानूनी दस्तावेज, इसके इतिहास, बहसों, अनुपातों और संशोधनों से क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। मेरे विचार में ये अधिनियम सिर्फ ईंट और सीमेंट से स्कूलों का बुनियादी ढांचा नहीं बनाता। ये दरअसल समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के उस सिद्धांत को एक बहुत ही मजबूत कानूनी कवच पहनाता है, जहां जन्म का स्थान, माता पिता का बैंक बैलेंस या बच्चे की शारीरिक क्षमता उसके भविष्य का फैसला नहीं करेगी। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़ी दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ शिक्षा का मसला नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का मसला है। बिल्कुल सही कहा। आज का ये शिक्षित और जागरूक छात्र, जिसे ये पता है कि शिक्षा उसका हक है, वही कल के एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा। इस कानून ने एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव किया है। वो मनोवैज्ञानिक बदलाव क्या है? वो ये कि शिक्षा अब कोई ऐसी चीज नहीं रही जो कोई किसी पर दया करके दे रहा हो। ये अब हर भारतीय बच्चे का ऐसा अधिकार है जिससे उससे कोई छीन नहीं सकता। शिक्षा को दान से अधिकार तक ले जाने का ये वाकई एक असाधारण और लंबा सफर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इस विस्तृत चर्चा के अंत तक पहुंच रहे हैं, जहां हमने बात की कि कैसे इस कानून ने हर 1 किलोमीटर पर एक स्कूल और ईंट गाले से बने क्लासरूम के भीतर शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कर दिया है, हाँ, मेरे मन में एक नया सवाल उठ रहा है जो शायद इन मौजूदा दस्तावेजों की स्याही के परे है। कैसा सवाल? आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हम डिजिटल एजुकेशन, स्मार्टफोन आधारित लर्निंग और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां ज्ञान अब सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। स्कूल की वो पुरानी परिभाषा ही धीरे धीरे बदल रही है। ये तो सच है, तकनीक ने सब बदल दिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा ये भौतिक और कानूनी अधिकार, जो एक भौगोलिक दायरे वाले स्कूल की बात करता है, वो भविष्य के इन असीमित वर्चुअल क्लासरूम्स में हर वर्ग के बच्चे की उसी समानता और मजबूती के साथ रक्षा कर पाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या हमें एक बार फिर शिक्षा के अधिकार की एक नई डिजिटल परिभाषा गढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है वो कोई नया वर्ग भेद न बन जाए। बिल्कुल, तकनीकी समानता भी अब एक अधिकार होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारे नीति निर्माताओं और हम सबको गंभीरता से सोचना होगा। श्रोताओं के लिए आज बस इतना ही। इस गहन अध्ययन का अंत हम इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ कर रहे हैं।